Good morning, students. Welcome to the St. Angels online classes. We are working from home. Students, in the last video, we have discussed about the NCERT exercise up to 2.30. Now, next question, exercise 2.31. How many electrons in an atom may have the following quantum numbers? यानी एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स के फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स हो सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, n इक्वल्स टू 4। अगर हम n इक्वल्स टू 4 में देखें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर यानी 2 इंटू 4 का स्क्वायर, यानी कितने हो जाएंगे 32। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 32। 32 में से हमें पता है हाफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कैसे होंगे, 32 में से हाफ इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन के होंगे, और हाफ इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के होंगे। तो एम एस इक्वल्स टू माइनस हाफ वाले कितने होंगे, हाफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 32 के हाफ कितने होंगे 32 इंटू 1/2, यानी 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे केवल, इलेक्ट्रॉन जिनका क्वांटम नंबर क्या होगा n इक्वल्स टू 4 और एम एस इक्वल्स टू माइनस हाफ। नेक्स्ट n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 0। n इक्वल्स टू 3 यानी थर्ड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2n स्क्वायर, यानी 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन l इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है, l इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है कि केवल s सब शेल की बात हो रही है, केवल s सब शेल की बात हो रही है। तो s सब शेल के अंदर केवल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों केवल l इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है s सब शेल, और s सब शेल का मतलब क्या है, s सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर क्या होगा 2, क्योंकि n इक्वल्स टू 3 में थर्ड शेल की s सब शेल के अंदर कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। ऐसे ही ऊपर क्या था, क्योंकि थर्ड शेल थी, सॉरी फोर्थ शेल है, इसमें तो केवल क्या पूछा है रोटेशन का पूछा है। फोर्थ शेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स है, हाफ क्लॉकवाइज रोटेशन और हाफ क्या होंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका आंसर सिंपली 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट। यानी क्वेश्चन में क्या कहा इन्होंने कि जब एक इलेक्ट्रॉन किसके अराउंड घूमता है, न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है, तो जैसा कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एक ड्यूअल नेचर दिखाता है, वो वेव नेचर भी शो करता है। तो वेव नेचर शो करता है तो उसके एसोसिएटेड कुछ वेवलेंथ होगी। तो इन्होंने क्या कहा कि जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की वो क्या होगी, सॉरी जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या होगा, उस वेवलेंथ का एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो इस क्वेश्चन को पहले हम समझते कैसे हैं कि इसका आंसर एक्चुअल में है कैसे है कि जब एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम एक वेव मानेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को एक कंटिन्यूस वेव अगर मानेंगे हम, तो वेव की फॉर्म में क्या है, इलेक्ट्रॉन के अराउंड क्या घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे। ये तो मैं पता है सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, क्योंकि जो हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था उसने क्या बताया था मैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ पे घूमता है, लेकिन उसकी जो रेडियस है, उसकी जो ऑर्बिट की रेडियस है वो फिक्स नहीं होती। हालांकि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है एक न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो वो पार्टिकल नेचर के साथ साथ कौन सी नेचर शो करता है, वेव नेचर भी शो करता है। तो वो एक कंटिन्यूस वेव की तरह भी मूव करेगा। तो अगर एक वो कंटिन्यूस वेव की तरह मूव कर रहा है, तो जब एक वो क्लोज सर्किट बनाएगा, या सॉरी जब एक वो क्या बनाएगा सर्कल बनाएगा, तो डेफिनेट सी बात है कि वो जब एक इलेक्ट्रॉन वेव की तरह मूव करेगा तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो, अगर एक कंटिन्यूस वेव अगर उसको बनानी है, कंटिन्यूस वेव का मतलब क्या होगा, एक कहीं भी कोई वेव में क्या होगा, कहीं टूटेगी नहीं वेव बीच में, तो हमेशा क्या होगा। तो अगर हम एक कंटिन्यूस वेव में काउंट करें कितने नंबर ऑफ वेव्स होंगी, तो अगर इस वेव में देखें, ये कंटिन्यूस वेव बनाई हुई है हमने, तो इसमें हम अगर देखें तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो एक वेव तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, 2 3 फिर 4 फिर 5 और 6, तो टोटल 6 नंबर ऑफ वेव्स, यानी 6 नंबर ऑफ वेव्स यहाँ पर प्रेजेंट है। यानी जो इसकी जो टोटल सर्कमफ्रेंस है वो क्या है 6 इंटू लैम्डा है, 6 इंटू लैम्डा, क्योंकि कंटिन्यूस वेव बनेगी। कंटिन्यूस वेव तभी बन सकती है जब सर्कमफ्रेंस क्या होगी, लैम्डा की एक इंटीग्रल मल्टीपल हो। यानी एक कंटिन्यूस वेव की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन तभी घूम सकता है जबकि क्या हो, सर्कमफ्रेंस जो इलेक्ट्रॉन की, यानी जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी जो सर्कमफ्रेंस होगी वो उसकी वेवलेंथ का एक इंटीग्रल मल्टीपल हो। इसको प्रूव कैसे करेंगे, हम इसको कैसे करेंगे, जो बोहर ने हमें क्या कहा था कि बोहर ने क्या कहा था कि जब एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, mvr इक्वल्स टू कितना होता है, nh/2π। mvr यानी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन,
एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कितना होता है, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई। दूसरी इक्वेशन में क्या पड़ी है, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, ये डी ब्रोगली वेव इक्वेशन क्या कहती है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। तो एम वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से, एच अपॉन लैम्डा। इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। एम वी की इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। सॉरी, एम वी इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एच अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एच अपॉन लैम्डा एम वी की जगह आ जाएगा और इंटू आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एन एच अपॉन 2 पाई। एच सेट कट जाएगा तो यहाँ से क्या आएगा, एन लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई आर, या 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो हो गया ये प्रूव। 2 पाई आर क्या है, सरकमफ्रांस, इक्वल्स टू क्या है, एन लैम्डा, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ यानी लैम्डा। तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.33, what transition in the hydrogen spectrum would have same wavelength as the Balmer transition n equals to 4 to n equals to 2 of He plus spectrum। तो इसमें हम सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे फॉर हाइड्रोजन एटम। क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा एच हाइड्रोजन के लिए ले लेते हैं। 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, 109,677 इंटू 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर। फॉर हीलियम एटम फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन लैम्डा। वैसे तो फॉर्मूला जेड स्क्वायर होता है, लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, जेड की वैल्यू 1 होती है, तो यानी फॉर्मूला क्या होगा, जेड का स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, 109,677 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर इंटू जेड का स्क्वायर। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा एच ई इक्वल्स टू 109,677 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, यानी 4 आ जाएगा। अब हीलियम के लिए हमें क्या दिया हुआ है, एन फाइनल और एन इनिशियल हमें दिया हुआ है 4 और 2 दिया हुआ है। तो यानी एन इनिशियल कितना दिया हुआ है, मैं 4, एन फाइनल कितना दिया हुआ है, मैं 2। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। और क्योंकि हमें क्या क्या है, वाट ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम वुड हैव सेम वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ किसकी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए किसके इक्वल है, वेवलेंथ हीलियम स्पेक्ट्रम के लिए तो इक्वल है। तो 1 अपॉन लैम्डा एच भी किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन लैम्डा एच सी के इक्वल होगा, यानी ये दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वल रख देंगे। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो क्या होगी, राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, यानी 109,677 इंटू 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर, ये हाइड्रोजन के लिए किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन हीलियम के लिए क्या होगा, इनिशियल की वैल्यू 4, सॉरी 109,677 1 अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू 4, ये आ जाएगा, इससे ही कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 16 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, 1 अपॉन लैम्डा, सॉरी 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 के अंदर मल्टीप्लाई 1 अपॉन 16 में, तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 4 अपॉन 16 यानी 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। ऑन कंपैरिजन एन इनिशियल इक्वल्स टू 2 और एन फाइनल इक्वल्स टू 1, यानी ये जो ट्रांजिशन होगा कहाँ से कहाँ होगा,
n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 2 टू n इक्वल्स टू 1 में ट्रांजिशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। He प्लस से He2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें क्या निकालना है हमें, He प्लस की आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है हमें। इसमें आयोनाइज ही तो हुआ है, आयोनाइजेशन ही तो हुआ है। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होगा, क्योंकि हीलियम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है फर्स्ट शेल में ही होता है, तो आयोनाइजेशन का मतलब क्या होगा, n इनिशियल जो होगा वो कितना होगा 1 और n फाइनल कितना होगा इन्फिनिटी। तो सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे हम, एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, एनर्जी इक्वल्स टू, तो n यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1 अपॉन n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n फाइनल स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। तो यहाँ पे इनिशियल और n फाइनल की वैल्यू रख देंगे हम, तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 0 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, क्योंकि हीलियम के लिए z की वैल्यू क्या होती है 2, z इक्वल्स टू 2। तो क्या आ जाएगी वैल्यू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1 इंटू 4, क्योंकि 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 0 1, 1 इंटू 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 4 8 ज़ा 32, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डायमीटर ऑफ कार्बन एटम is 0.15 nm, calculate the number of carbon atom which can be placed side by side in a straight line across the length of scale of 20 cm along। यानी इन्होंने क्या कहा है कि अगर एक कार्बन एटम का जो डायमीटर है वो कितना है 0.15 nm, इस nm को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, तो अगर हम साइड बाय साइड कितने कार्बन एटम रख सकते हैं, किसमें 20 सेंटीमीटर अलोंग, यानी अगर टोटल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर है, तो हम कितने कार्बन एटम को साइड बाय साइड रख सकते हैं। तो इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, एक कार्बन की लेंथ इनटू जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम रख सकते हैं इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी टोटल लेंथ जो होगी, टोटल लेंथ कितनी होगी n इंटू एक एटम का डायमीटर। डायमीटर हमें दिया हुआ है, टोटल लेंथ हमें दी हुई है, तो क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ जाएंगे। तो पहले क्या है, एक डायमीटर कितना है, डायमीटर हमें कितना दिया हुआ है 0.15 nm, इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, पहले सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। अगर मीटर में करना होता तो 10⁻⁻9 मीटर हो जाता, लेकिन सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे हम, टोटल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो 20 इक्वल्स टू n इंटू 0.15 इंटू 10⁻⁻7, तो n इक्वल्स टू 20 अपॉन 0.15 इंटू 10⁻⁻7, -7 ऊपर चला जाएगा, 20 इंटू 10⁻7 अपॉन 0.15। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 1.34 इंटू 10⁻9 कार्बन पार्टिकल्स। In the next video we will study the further NCERT exercise.